हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। In 1913, Bohr proposed his atomic model with some modification in Rutherford's model. Postulates of Bohr model is given as follows. बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल में कुछ सुधार करके 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उनके एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट नीचे दिए गए हैं, तो हम बारी बारी से करके उन पास्टुलेट को समझेंगे। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स स्टेशनरी स्टेट्स. These were named as K1, L2, M3 ... and while revolving in particular orbit, electron does not emit radiation. तो देखो, बोहर ने इस पास्टुलेट में हमको ये बताया है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ पॉसिबल हैं, लेकिन इन सभी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकता है, और उस सर्कुलर पाथ को इन्होंने ऑर्बिट नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट नाम दिया, या एनर्जी लेवल नाम दिया। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। अब इसके अराउंड देखो, इतने सारे हमने बना दिया कि इसके अराउंड इतने सारे पॉसिबल सर्कुलर पाथ हैं, इतने सारे पॉसिबल सर्कुलर पाथ हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये जितने सर्कुलर पाथ हैं न्यूक्लियस के अराउंड, अगर इलेक्ट्रॉन चाहे कि उनमें से किसी भी एक सर्कुलर पाथ के अलांग, किसी भी एक सर्कुलर पाथ में मैं मोशन करूं, मैं घूमूं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकता। अपने मन से वो किसी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए फ्री नहीं है। जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है उसका नाम इन्होंने एनर्जी लेवल दिया, या उसी को स्टेशनरी स्टेट कहा। फिर आगे दिया है कि दीज वेयर नेम्ड एज K1, L2, M3। इनका नाम इन्होंने क्या दिया? K दिया, L दिया, M दिया, ... मतलब ऐसे ही M के बाद क्या आएगा? NOP। तो इनके नाम इन्होंने दिए, सर्कुलर पाथेस के उन्होंने नाम दे दिए। उनको जब इसमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन किस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकता है, तो उन्होंने उस सर्कुलर पाथ को नाम दे दिया। क्या दे दिया? नाम दे दिया। और कैसे नाम दिया? जो न्यूक्लियस के तुरंत बाद वाला, यानी न्यूक्लियस के बाद जो पहला वाला, जस्ट बाद वाला, मतलब जो पहला वाला ये सर्कुलर पाथ है, उसका नाम इन्होंने दे दिया कि इस सर्कुलर पाथ को हम K कहेंगे। और बताया कि अगर आप इस सर्कुलर पाथ की, जो सर्कुलर पाथ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, आप अगर इन सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालना चाहते हो, जैसे ये वाला सर्कुलर पाथ है पहला वाला, तो इसकी रेडियस कितनी है? मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, वो सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस से कितनी दूर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया। वो फार्मूला है Rn = 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ देखो, R मतलब रेडियस, n मतलब जिसकी तुमको निकालना है, या Rn = 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, जहाँ पे n क्या है? ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, पहले ऑर्बिट में कर रहा है कि दूसरे ऑर्बिट में कर रहा है कि तीसरे ऑर्बिट में कर रहा है। जिस ऑर्बिट की हमको जो है जिस ऑर्बिट की हमको रेडियस निकालनी रहेगी, उस ऑर्बिट, मान लो हमको तीसरे ऑर्बिट की रेडियस निकालना है, तो हम यहाँ पे n की जगह 3 रख देंगे, यहाँ भी n की जगह 3 रख देंगे, और z की जगह 1 रखेंगे। z क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर हैं। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो z की जगह कितना रखा जाएगा? 1 रखा जाएगा। इसी तरह
अगर हम कैलकुलेट करना चाहें हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की रेडियस, मतलब जो हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है इस वाले पहले ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कितनी है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 1 रख देंगे। तो R1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.259 इंटू n स्क्वायर। अब पहला ऑर्बिट है तो n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर। और z मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो z की जगह हमने क्या रख दिया, 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर मतलब 1 अपान में 1 अपान 1 मतलब 1, और किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर मिलता है। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और इस R1 को क्या कहा जाता है, इसको बोहर रेडियस के नाम से भी जाना जाता है, बोहर्स रेडियस, इसको बोहर्स रेडियस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसी तरह अगर हमें दूसरे ऑर्बिट की डिस्टेंस फाइंड करना हुआ कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर दूसरा ऑर्बिट है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में है, इसमें घूम रहा है, तो वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे घूम रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक, और क्या, ये इज इक्वल टू बनाएंगे 0.529 इंटू n। अब की बार किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दूसरे ऑर्बिट में, तो n की जगह कितना रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर अपान में 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 अपान 1, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं वही नंबर मिलता है, तो हमको क्या मिल जाएगा, R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, अपान 1 मतलब 4 ही रहेगा। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जार 36, 4 2 जार 8, 8 3 11, 4 5 जार 20, 21, मतलब 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा, 21। अब जो है राइट में कितने डिजिट हैं, पॉइंट के राइट में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो पॉइंट के राइट में हम 3 डिजिट्स ले लेंगे, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। देखो पॉइंट के राइट में 3 डिजिट्स हैं कि नहीं है, हैं। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आ गया हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितनी रहेगी, 2.116 एंगस्ट्रॉम रहेगी। ठीक, और एंगस्ट्रॉम क्या है, ये लेंथ की छोटी यूनिट है, मतलब अगर लेंथ बहुत छोटा हो तो उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एंगस्ट्रॉम को हमें बदलना हुआ मीटर में तो वो कितना हो जाता है, 10⁻⁻10 मीटर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब अगर हमें 10 एंगस्ट्रॉम को बदलना हुआ, 10 एंगस्ट्रॉम है, या मान लो हमारे पास है 5 एंगस्ट्रॉम है, कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम, इसको अगर हमको बदलना है मीटर में तो क्या करेंगे, 5 × 10⁻⁻10 मीटर। मतलब एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में बदलना होगा तो जितनी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी रही होगी उसमें 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पास्टुलेट में इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। ही गिव द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ नेट ऑर्बिट ऑफ एच एटम। कि दूसरे पास्टुलेट में इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी
ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही होगी जितनी कि उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। और ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर अपान n स्क्वायर जूल, और En इज इक्वल टू -r z स्क्वायर अपान n स्क्वायर जूल। इस फार्मूले में z क्या है, एटॉमिक नंबर है, n क्या है, ऑर्बिट नंबर है, r क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। अगर कभी ऐसा फार्मूला लिखा हुआ मिले तो तुमको समझ जाना होगा कि यहाँ पे r जो है रीडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 होती है। इस बात को लर्न कर लेंगे। अगर हम चाहें कि हम पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लें, मतलब इस पहले वाले ऑर्बिट की या के ऑर्बिट की एनर्जी निकालें, तो उसको क्या कहेंगे, E1 नाम देंगे, n की जगह 1 रखेंगे, r की वैल्यू कितनी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर। z मतलब एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन एटम में 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर अपान n स्क्वायर, तो n मतलब 1। पहले ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -18, और ये देखो 1 का स्क्वायर 1 अपान में 1 का स्क्वायर 1 अपान 1 मतलब 1, और अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई, E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अगर इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट में, किस में रिवॉल्व कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में। मान लो अब की बार इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो अब की बार एनर्जी निकालेंगे ऑर्बिट की, तो क्या आएगी, ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर। किस ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए, इस वाले ऑर्बिट के लिए, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, इसका स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपान में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसको आगे से जब सॉल्व करेंगे तो देखो इस 4 से मतलब इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा। फिर 4 से इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये कितना आया 0.545, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी, क्या रहेगी, जूल रहेगी। अगर तीसरे ऑर्बिट की हमें एनर्जी निकालनी हुई तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे क्या रहेगा 3 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये क्या निकल के आया हमारा, इस ऑर्बिट की, ये जो ऑर्बिट है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ की एनर्जी हमको मिल गई। तो जो सर्कुलर पाथ की एनर्जी है वही एनर्जी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की भी रहेगी। दूसरे एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी आया, वो इस एनर्जी लेवल की भी एनर्जी है और इसमें रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी है, ठीक है। तो दूसरा पास्टुलेट हमारा क्लियर हो गया। आइए देखते हैं कि थर्ड पास्टुलेट में बोहर ने हमें क्या बताया। तो थर्ड पास्टुलेट में बताया कि इफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व्स और इमिट्स एनर्जी, इट्स मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल एंड द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और emitted by electron during transition is equal to the energy difference between these two energy levels. Thus absorbed or emitted energy E is equal to E2 minus E1, h nu is equal to E2 minus E1, nu is equal to E2 minus E1 upon h.
C upon lambda is equal to E2 minus E1 upon H. Lambda is equal to Hc upon E2 minus E1, where E2 is equal to energy of final orbit, E1 is equal to energy of initial orbit, nu is equal to frequency of radiation or light, lambda is equal to wavelength of radiation or light. अगर एटम को कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो एटम क्या करता है, जिस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है उस एनर्जी लेवल को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन पहले वाले एनर्जी लेवल में है तो कहेंगे हाइड्रोजन एटम किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। अब हमने बाहर से इसको एनर्जी दे दी तो ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल में या जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कूद के दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। किस ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। तो अब ये दूसरे ऑर्बिट में जब जाएगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ज़्यादा समय तक वो नहीं रह पाएगा। अब ये जब दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कहेंगे कि एटम किस स्टेट में आ गया है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। और एक्साइटेड स्टेट में एटम ज़्यादा समय तक नहीं रहता। कितने समय तक रहता है, केवल 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक ही रहता है। उसके बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लौट के फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में आते हुए वो रेडिएशन को इमिट करेगा, रेडिएशन निकालेगा। मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हमको दिखेगा लाइट, हमको जो है लाइट दिखेगी। जब यहाँ से हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या कहेंगे, तो क्या होगा, हमको जो है लाइट दिखेगी। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो एनर्जी लूज़ किया है, मतलब जो इसने लाइट दी है, मतलब जो इसने रेडिएशन दिया है, उस रेडिएशन की एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया कि उस रेडिएशन की एनर्जी अगर निकालना हुआ उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E से, और ये क्या होगा, E2 माइनस E1। यह E2 क्या है, जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था वो एनर्जी लेवल है। तो E2 मतलब ये वाला एनर्जी लेवल, ठीक, मतलब इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी, इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी। फिर माइनस E1 मतलब जिसमें वो वापस आया है, तो इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी, मतलब पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी। जो वहाँ से रेडिएशन निकला है लाइट के फॉर्म में, उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस फार्मूले से E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इससे अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना हुआ कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहीं पे E की जगह हम क्या पुट कर देंगे, hν पुट कर देंगे। तो hν इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1। उसके बाद इस H को इधर जो है ट्रांसपोज करेंगे तो H इधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपान में H। तो ये फ्रीक्वेंसी हमको पता चल जाएगी उस लाइट की जो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अगर हमसे पूछ दिया कि बताओ वो जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट कर रहा है या जो लाइट इमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो यहाँ पे हम न्यू की जगह पे अब रख देंगे C अपान लैम्डा, विच इज़ इक्वल टू इधर है E2 माइनस E1 अपान में H। अब क्या करेंगे, लैम्डा को इधर लेके जाएंगे तो लैम्डा यहाँ आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, लैम्डा इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा को इधर लेके आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा C इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपान में क्या हो जाएगा H, और इधर से क्या हो जाएगा लैम्डा। अब लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा HC। ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा। वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपान E2 माइनस E1। अब यहाँ पे C क्या है, C है, C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड। तो इस तरह हम जो है इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बोहर ने फोर्थ पास्टुलेट में हमें क्या बताया। तो फोर्थ पास्टुलेट में उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई दैट इज L इज इक्वल टू NH/2 पाई और MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, वेयर n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है या ऑर्बिट नंबर है, h क्या है प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है, मतलब वो ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, और पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 इज इक्वल टू 3.14, ये वैल्यू होती है या ये वैल्यू होती है। तो इस पास्टुलेट में हमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व कर सकता है, और किस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा NH/2 पाई, NH/2 पाई होगा, और n इसमें क्या है ऑर्बिट नंबर है, क्या है ऑर्बिट नंबर है। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कहेंगे L इज इक्वल टू, अब पहला ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो पहले ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, H/2 पाई होगा। अगर पूछ दे सेकेंड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो अगर कह दे कि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में है उसके लिए और एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो L इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2 रख देंगे n की जगह पे, तो ये हो जाएगा 2H/2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा, H/2 पाई। अगर निकालना रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ h की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे, और यहाँ पाई की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे 3.14, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे तो पहले एनर्जी लेवल का हमको क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। उसी तरह दूसरे का निकालना रहेगा तो यहाँ पे h की वैल्यू, यहाँ पे पाई की वैल्यू, उसी तरह दूसरे ऑर्बिट का निकालना रहेगा, मतलब पहले ऑर्बिट का तो ये रहेगा, इस दूसरे ऑर्बिट का निकालना हुआ तो क्या करेंगे H/पाई, ऊपर h की वैल्यू रखेंगे, नीचे पाई की वैल्यू, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वो दूसरे ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब देखो जो ये वाला पास्टुलेट है बोहर का, इसको हम जो है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी नाम देते हैं। इस पास्टुलेट का नाम क्या है, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो आसानी से ऐसे समझें कि जैसे तुमको फॉर एग्जांपल साइकिल लेना है, तो साइकिल या तो 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, इन्हीं नंबर में ना साइकिल लोगे। अगर तुमसे कोई कह दे कि साइकिल दो, 3.5 साइकिल लेके आओ, तो लेके आओगे नहीं ना, बोला जाता है ऐसा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो क्या साइकिल की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, ऐसे ही आगे बढ़ सकती है, लेकिन पॉइंट में नहीं आ सकती, सभी वैल्यूज़ नहीं ना आई साइकिल के लिए, नंबर की सभी वैल्यूज़ नहीं आई। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम की भी सभी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, कुछ स्पेशल वैल्यूज़ ही पॉसिबल हैं, और वो स्पेशल वैल्यू कैसे निकलेगी, NH/2 पाई। तो इसीलिए इसको क्वांटाइजेशन कंडीशन का नाम, तो इसीलिए इसको क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहा जाता है। हम समझते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।